लेक्चर 7। तो इस लेक्चर में हम लोग HCV के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मेनली ऑब्जेक्टिव वाले। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है सारे 6 लेक्चर्स में। तो ये लेक्चर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव 1 है, तो पहले ऑब्जेक्टिव 1 डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का मतलब v आपका कांस्टेंट है, माइंड यू वेक्टर नहीं लिखा हूँ मैंने, स्केलर लिखा है। तो a टेंजेंशियल आपका कितना हो जाएगा, 0। तो अल्फा भी 0 हो जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप यूनिफॉर्म स्पीड से कनकर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट, रॉन्ग, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज। वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रह सकता। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टू कार्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम। चलो टाइम पीरियड दे दिया, तो टाइम पीरियड आपको पता है t होता है 2 पाई बाई ओमेगा। सो T1 इक्वल टू T2 दिया है, इसका मतलब हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2। इसका मतलब ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड्स ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज 1। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, फेयरली इजी। आई होप आप लोग ये समझ रहे होगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड में कुछ फिगर बनाई हुई इन्होंने। A car moves at a constant speed on a road as shown in figure 7q2. The normal force by road on car is Na and Nb when it is point A and B respectively. जब यहाँ पर है तो Na फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ये कुछ यूँ लग रहा होगा Na, और यहाँ पर Nb लगेगा कुछ यूँ। यहाँ पर Mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ भी Mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। और एक फोर्स ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो v है वही v यहाँ पर भी है। तो ये देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ, उसकी वैल्यू होगी mv स्क्वायर बाई आर ए कहिए इसे। ठीक है, और यहाँ पर होगा mv स्क्वायर बाई आर बी। ठीक है, अब आर ए आर बी में आप फिगर से ही कंक्लूड कर सकते हो कि ये वाला कर्वेचर छोटा है तो ये आर ए कम होगा, ये वाला कर्वेचर बड़ा है तो इसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो क्या हमारा पहला रिलेशन हम लोग यही लिख सकते हैं कि आर ए इज लेस देन आर बी। ठीक है, अब पहला रिलेशन मैं लिखूं तो एन ए प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ए इज इक्वल टू एम जी, और दूसरा रिलेशन आएगा मेरा एन बी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, हमें किसके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, एन ए एन बी के बीच में। ठीक है, तो एन ए माइनस एन बी, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो एन ए माइनस एन बी प्लस एम वी स्क्वायर 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एन ए माइनस एन बी कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, अब मैं इसको राइट साइड में ले गया हूँ तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए आर बी। ठीक है, अब मेरा आर ए इज लेस देन आर बी है तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो एन ए माइनस एन बी इज लेस देन 0, इसका मतलब एन ए इज लेस देन एन बी। ठीक है, जस्ट एक बार ये चेक कर लीजिए, माइनस साइन में कोई गलत नहीं होना चाहिए। जब ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 1 अपॉन आर ए हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर बी हो जाएगा, तो ये आर ए माइनस आर बी अपॉन आर ए आर बी हो जाएगा। ठीक है, आर ए इज लेस देन आर बी, तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो गई, ये क्वांटिटी निगेटिव होते ही एन ए लेस देन एन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा सी आ जाएगा। ओके,
अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ऑब्जर्व फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, अंडरलाइन कर लीजिए, इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड इज फाउंड टू मूव इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इट इज 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब, जब हम रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ज़रूरी है नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये एक सूडो फोर्स है, ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम में ये 0 हो जाएगा, इट इज़ 0 इन इनर्शियल फ्रेम। अब कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस इन अ सर्किल ऑफ रेडियस a, ठीक है, a रेडियस है, with uniform angular speed omega, okay, it is viewed from a frame rotating about the z axis with a uniform angular speed omega naught, the centrifugal force on the particle। तो ये चीज़ पहले आप लिख लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m omega square r, where omega is the angular speed ऑफ द फ्रेम, ठीक है, जिस नॉन इनिशियल फ्रेम में बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका जो ओमेगा होगा वो आपका लगेगा, क्योंकि एक सूडो फोर्स वाला याद कर लीजिए, लीनियर काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते थे न्यूटन्स लॉ में, कि जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता था m इंटू ए लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पर जो फ्रेम का एंगुलर होता है ओमेगा, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका आंसर बनेगा m ओमेगा नॉट का स्क्वायर, क्योंकि फ्रेम का एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट है, ओमेगा नहीं लेंगे यहाँ, ओमेगा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ टर्न टेबल रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 cm per second square. तो v कह रहे हैं 20 है, ओमेगा कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, और v कांस्टेंट है, at भी 0 होगा, और a की वैल्यू एक्सीलरेशन सिर्फ v स्क्वायर बाई r हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 20 है और a इज इक्वल टू 20 है। फिर particle is now shifted to a new position to make radius half of the original value, okay। कह रहे हैं r2 इज इक्वल टू r1 अपॉन 2 कर दिया, तो v और v2 क्या होगा, a2 क्या होगा, ठीक है। तो v की वैल्यू होती है r ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, ओमेगा तो उसी स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि रेडियस चेंज किया है तो v चेंज होगा, तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ये पर्टिकुलर रेडियस के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। a टेंजेंशियल अपना 0 है, और a इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, रेडियस हम चेंज कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर बाई आर लिखने का मतलब नहीं बनता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैंने लिखा, तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, और r2 की वैल्यू हाफ है तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू तो v2 की वैल्यू हो जाएगी, पहले 20 था तो अब 10 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है, a2 अपॉन a1 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी r2 अपॉन r1 हो जाएगी, तो a2 की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू 10। इसमें बस खेल रहे हैं कि रेडियस चेंज कर रहे हैं, ओमेगा आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो इस सिंपली सा एक रिलेशन है, सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है। हाँ ये देखते हैं, ये थोड़ा ठीक सवाल है। कह रहे हैं वाटर इन अ बकेट इज वर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विथ अ स्ट्रिंग अटैच टू इट, ठीक है, द वाटर डज नॉट फॉल डाउन इवन व्हेन द बकेट इज इन्वर्टेड एट टॉप ऑफ द पाथ। तो सपोज करिए ये अपना कुछ बकेट है,
और इसमें पानी है, तो कह रहे हैं कि जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे जा रहा है तो भी इससे पानी नहीं गिर रहा है। सपोज करते हैं कि ये पानी कुछ यूं है जिसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ mv² लगेगा, ठीक है। अब पानी इसके सरफेस से चिपका हुआ है, इसका मतलब इस पे एक नॉर्मल भी लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल। तो इक्वेशन बनेगी mv² इज इक्वल टू n प्लस mg, ऊपर n हैज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी पानी इससे टच में रहेगा फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो mv² आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू mg, मतलब mg हमेशा लेस देन इक्वल टू mv² बनेगा, और ऑप्शन हो जाएगा कि mg इज नॉट ग्रेटर देन mv², ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल की वैल्यू नॉन ज़ीरो चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्टोन ऑफ मास m टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज रोटेटेड इन अ सर्किल विथ अदर एंड स्ट्रिंग एज सेंटर, द स्पीड ऑफ स्टोन इज v, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल मूव। अरे ये तो आप समझ ही सकते हो कि किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे टेंजेंशियल, तो जब स्ट्रिंग टूटेगी तो वो टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अगले पे आते हैं। ये भी पिछले अभी कुछ जो थोड़ी देर पहले रेडियस वाला चेंज क्वेश्चन किया था उसी का, इसमें कह रहे हैं कि स्लिप करता है इनिशियली 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया, ठीक है। अब कितने डिस्टेंस पे स्लिप करेगा, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सपोज करो ये कॉइन रखा है और ये ओमेगा टेबल से घूम रहा है, तो कॉइन पे m⍵² का सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा और फ्रिक्शन अंदर लगेगा। स्लिपिंग के लिए ज़रूरी होगा कि m⍵² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Fr मैक्स, ठीक है। Fr मैक्स आएगा आपका μn, ठीक है। तो जस्ट स्लिपिंग वाला केस दिया है, जस्ट स्लिपिंग m⍵² इज इक्वल टू μn, ठीक है। तो कह रहे हैं अब μn तो कांस्टेंट है दोनों केस में, ठीक है। इफ पहले कह रहा है जब 4 सेंटीमीटर पे रखा है तो किसी ओमेगा से घूम रहा है तो वहां पे स्लिप करना शुरू होता है, तो हमारा क्या बन रहा है, सिंस μn इज सेम, तो m⍵1² r1 इज इक्वल टू m⍵2² r2। यहाँ से आप निकाल लीजिए, पहला 4 सेंटीमीटर दिया है, ω1² इंटू 4 इज इक्वल टू ω2 कितना है, डबल है, तो 4ω1² इंटू r2, तो r2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस r, ठीक है, कुछ यूं टाइप का ले लिया मैंने रेडियस। द ड्राइवर मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड v एज द मोटरसाइकिल इज डिसेंडिंग ऑन द ब्रिज, द नॉर्मल फोर्स। अच्छा ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका सिंपल है, आप किसी एंगल थीटा पे चले जाओ, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा और mv²/r बाहर लगेगा, ये थीटा हो जाएगा तो ये mg cos ऑफ थीटा हो जाएगा। n की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस mv²/r, ठीक है। अब थीटा आपका इस पॉइंट पर 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0,
ये एकदम हॉरिजॉन्टल वाला जो पाइन आएगा वहाँ 90 होगा। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो एम जी कॉस थीटा मैक्स होगा, तो यहाँ पर एन की वैल्यू मैक्स होगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे थीटा जहाँ 0 होगा वहाँ एम जी कॉस थीटा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहीं पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो कह रहे हैं एज द मोटरसाइकिल इज असेंडिंग, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स ऑन इट विल इंक्रीज। ध्यान दीजिए असेंडिंग लिखा है, मतलब असेंडिंग मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर डिसेंडिंग। तो असेंडिंग वाले पार्ट में आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा मैक्स हाइट तक। ठीक है, 3 आइडेंटिकल कार्स ए एंड बी सी आर मूविंग एट सेम स्पीड ऑन 3 ब्रिजेस। अब इस बार 3 ब्रिज ले लिए हैं। ओके, द कार ए गोज ऑन अ प्लेन ब्रिज, ए का पाथ ये है, बी ऑन अ ब्रिज कॉन्वेक्स अपवर्ड, और सी ऑन अ ब्रिज कॉनकेव अपवर्ड। सी आपका कुछ यूं है। ठीक है, एफ ए एंड एफ बी नॉर्मल फोर्सेस, तो ये तो एफ ए एम जी एफ बी एम जी, और क्या होगा इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर। कॉन्स्टेंट सेम स्पीड है तो सब जगह वी ही होगा, यहाँ भी वी होगा, यहाँ भी वी होगा, और यहाँ भी वी होगा। एम जी एफ सी और एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो प्रिटी इजीली आप देख सकते हो एक मिस्टेक है इसमें, एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो एफ बी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम ऑफ 3 फोर्सेस, क्योंकि एफ बी की वैल्यू होगी एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी, और एफ सी की वैल्यू होगी एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एफ बी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा ऊपर वाले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, इसमें हम लोगों ने सही बनाया था ना। देखो यहाँ हम लोगों ने गलती कर दी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन गलत ले ली है सेंट्रीफ्यूगल की, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और ये पूरा रिलेशन चौपट कर दिया है मैंने, आई एम वेरी सॉरी। सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीपिटल बना दिया है मैंने, सॉरी। इसको आप फिर से बनाइए, ध्यान दीजिए। सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इसमें बाहर होगा, और इसमें नीचे की तरफ होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जो रिलेशन बनेगा एफ बी बनेगा आपका एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ बनेगा एफ सी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आई एम वेरी सॉरी, इसमें एफ सी मैक्सिमम आएगा। ठीक है, आई जस्ट कन्फ्यूज्ड सेंट्रीपिटल विद सेंट्रीफ्यूगल। आप हमेशा सेंट्रीफ्यूगल लेते हैं, जस्ट मैंने मेरे दिमाग से स्लिप ऑफ माइंड था, डायरेक्शन पलट गई। तो ये होगा एफ सी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि एम जी की डायरेक्शन एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल है, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो एफ सी आपका मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दीजिए। चौथे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं रॉड ऑफ लेंथ एल इज पिवेटेड एट वन एंड एंड इज रोटेटेड विथ अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, ये रॉड है अगर मेरी, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया और इसी के अबाउट मैंने घुमा दिया इसे ओमेगा से। ठीक है, फिर T1 and T2 with a tension set L by 4 and 3L by 4।
तो यहाँ पर मेरा टेंशन T1 है, यहाँ पर मेरा टेंशन T2 है। तब इनके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले T1 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। T1 का कैलकुलेशन करने के लिए इस पार्ट की FBD बनाइए, राइट साइड वाला, ये L/4 है, ये 3L/4 है, ठीक है। तो डेंसिटी, मास की डेंसिटी यूनिफॉर्म मान लीजिए आप, मास क्वेश्चन में दिया नहीं है पर इसको मानना पड़ेगा आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये मेरा मास हो गया 3m/4, ठीक है। इसका पूरा मास m मान लिया मैंने, तो ये क्योंकि 3/4 हिस्सा है तो इसका मास होगा 3m/4, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, एक्सिस मेरी ये है, ये वाली डिस्टेंस होगी L/4 और ये डिस्टेंस है मेरी, ये 3L/4 है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 3L/8, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस x मानूं, या उसकी, हाँ ठीक है, इसको x मान लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी L/4 प्लस 3L/8, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, सेंटर की एक्सिस से दूरी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 5L/8, ठीक। अब इसकी आप FBD बना सकते हैं। इधर की तरफ मेरा T1 है और इस पे है मेरा mx ओमेगा स्क्वायर m प्राइम, ठीक है। m प्राइम की वैल्यू 3m/4 मतलब इसका मास। सो T1 की वैल्यू आ जाएगी 3m/4 r की वैल्यू हो गई 5L/8 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 15 ml ओमेगा स्क्वायर बाई 32। ये तो T1 की वैल्यू हो गई। अब जब T2 की वैल्यु निकालेंगे, T2 का कैलकुलेशन, तो आप ये वाला पार्ट लेंगे जो कि सिर्फ L/4 लेंथ का है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से सेंटर की L/8 हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारी एक्सिस है, ये दूरी 3L/4 है, m डबल प्राइम कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा क्योंकि 1/4 हिस्सा है ये, और ये डिस्टेंस अगर मैं इसको x ना लिख के अब मैं इसको लिखूंगा y, सो y इज इक्वल टू 3L/4 प्लस L/8, ये कितना हो जाएगा 7L/8, ठीक है। तो इस पे फोर्स दिखा दीजिए, इधर लगेगा T2 और इधर लगेगा m डबल प्राइम y ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू मैं लिखूंगा m/4 इंटू 7L/8 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 ml ओमेगा स्क्वायर बाई 32। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। 15 ml है, ये 7 ml है। तो जैसे जैसे आप
रोटेटिंग रॉड के एक्सट्रीम पे जाते जाओगे टेंशन कम होता जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख के लिख लीजिए इसे। टेंशन डिक्रीजेज एज वी गो along the length of rod away from axis। ठीक है, एक्सिस से जितना दूर जाएंगे आप टेंशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्सिस के पास टेंशन मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा मास रोटेट कर रहा है उतना ज़्यादा टेंशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप एक्सट्रीम पे जाएंगे उसके बाद कोई मास है ही नहीं, तो वहाँ पे टेंशन जाके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। A simple pendulum having a bob of mass m is suspended from a ceiling of a car used in stunt film shooting. The car moves up along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and let some distance. Let r be the maximum height of the car from the top of the cliff. The tension in the string when the car is in air. कुछ यूँ अरेंजमेंट है, यहाँ से पेंडुलम सस्पेंडेड है, इसमें टेंशन T, इसका नीचे mg, और क्योंकि आप ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाइए तो जब ये एयर में होगी तो ये भी G से फॉल कर रही होगी, तो mg का एक फोर्स ऊपर भी लग जाएगा, सूडो फोर्स। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। Let theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, तो सिंपल पेंडुलम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने वाला डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा है। इफ द मास ऑफ द बॉब इज m, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा। तो ये t है एंड दिस इज योर mg, दिस इज योर mg cos ऑफ थीटा। एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 हो जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, क्योंकि mv²/r आपका 0 होगा एट एक्सट्रीम। क्यों 0 होगा? क्योंकि v 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही ये रिलेशन होल्ड करेगा। ये मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया ऑलरेडी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होगा और टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव 2 पे। कह रहा है ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। द फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट, हो सकती हैं, तो सारी इसमें मल्टीपल करेक्ट होंगे, जो भी हो सकती है उनको आपको बताना है। स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो सकता है, तो ए और डी आंसर हो जाएगा। ये आप खुद करिएगा क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं। The position vector of a particle in a circular motion about the origin sweeps out equal area in equal time। ठीक है, कह रहा है ये इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये एरिया इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम कर रहा है मतलब कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं। स्पीड कांस्टेंट होगी? यस। एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये चीज देखते हैं थोड़ा। 80 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, पर ए सेंट्रीफ्यूगल तो होगा v²/r, वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, इनवर्ड रेडियली, तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? 0, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन आपका रेडियली इनवर्ड है जो कि हमेशा डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इसलिए ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि वो v स्क्वायर बाई आर है। ठीक है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। A particle is going in a spiral path as shown in figure with constant speed। अगेन यहाँ पे constant speed दे दिया है आपको। तो ये स्पाइरल पाथ आप देखिए, इसको आप मल्टीपल सर्कल से रिप्लेस कर सकते हैं, मल्टीपल सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसको आप यूं समझिए कि ये कई सारे सर्कुलर पाथ का कॉम्बिनेशन है। अब इस पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब ए टी आपका जीरो हो गया। ठीक है, ए टेंजेंशियल आपका जीरो हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये ऑब्वियसली गलत। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये भी गलत, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल तो होगा ही होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, यस, ए सी आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, ए सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ए टी तो आपका जीरो है, तो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, नो, तो सी आंसर हो जाएगा। इसमें और इसमें दोनों में यही फंडा लग रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इट्स स्पीड इज v एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट a, स्पीड चेंज हो रही है भाई। सो dv बाई dt आपका दिया हुआ है a। ठीक है, मतलब at की वैल्यू आपकी a दी हुई है। ठीक है, द एक्सिलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ, गलत है। एक्सिलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे इस केस में, एक टेंजेंशियल एक्सिलरेशन होगा a और एक इधर होगा v स्क्वायर बाई आर, तो a नेट कुछ आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर, ऑब्वियसली फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन देखो, सूडो कोई फोर्स में कंपोनेंट अगर इसको बनाएं, तो mv स्क्वायर बाई आर रेडियली आउटवर्ड लगेगा और m80 इधर लग रहा होगा सूडो कंपोनेंट, तो इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा और इसी के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू ये एफ पी हो गया, एफ पी आपका ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, क्योंकि इनके इनके रिजल्टेंट के बराबर है। एफ पी क्या होगा, अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर, ए टी की वैल्यू ए दी हुई है। एफ पी आपका इस रिलेशन से एम वी स्क्वायर बाई आर से बड़ा आ जाएगा और फ्रिक्शन की वैल्यू एफ पी के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर से ज़्यादा आ जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर, द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ, रॉन्ग, एक्सीलरेशन मैंने दिखाया इस फिगर में, इस डायरेक्शन में है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी, तो ये ऐसे निकलेगा कि फॉर नो स्लिपिंग एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू इतनी होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, ठीक है, अब द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार, म्यू की
मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। म्यू की मिनिमम वैल्यू के लिए एक बार आप वी को वैल्यू 0 डालिए ऊपर में, तो ये बनेगा रिलेशन m स्क्वायर a स्क्वायर शुड बी, या अंडर रूट लगा हुआ है, ma शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a बाई जी आ जाएगी फॉर v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहीं से रिलेशन आता है कि मतलब जब v की वैल्यू 0 होगी तो म्यू की वैल्यू a बाई जी से ज़्यादा आएगी। तो फ्रिक्शन फॉर v नॉट इक्वल टू 0, म्यू आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a बाई जी आ जाएगा। ठीक है, देखो म्यू mg इससे हमेशा बड़ा आएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब v की 0 हो जाएगी वैल्यू, तो उससे तो हमेशा बड़ा ही होगा म्यू mg। तो उस कंडीशन के लिए आ रहा है म्यू इज ग्रेटर देन a बाई जी, और जब भी v की नॉन जीरो वैल्यू होगी तो म्यू आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और म्यू उससे बड़ा आएगा, तो a बाई जी से तो बड़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशन आपका है, इसी से कंक्लूड करना होगा कि म्यू आपका ग्रेटर देन a बाई जी होगा। ठीक है, v की वैल्यू 0 डाल दो, म्यू इज ग्रेटर देन a बाई जी आ जाएगा। तो v की मिनिमम वैल्यू डालने पे भी म्यू उससे ज़्यादा आ रहा है, v की कुछ और पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो म्यू ज़्यादा और आएगा ही आएगा। ठीक है, अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड v इज इक्वल टू 40। बैंकिंग हम लोग को याद है किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए करते थे, क्या होता था, tan थीटा की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, a car of mass m attempts to go on a circular road, the friction coefficient between the tire is negligible। very good, negligible है friction। द कार कैन नॉट मेक टर्न विदाउट स्किडिंग, गलत है, इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए वो टर्न हो जाएगी। इफ द कार टर्न्स एट स्पीड लेस देन 40 km इट विल स्लिप डाउन, बिल्कुल सही। याद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही वो टर्न कर सकती है जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, if the car turns at a speed of exactly 40 km per hour, the force by the road on the car is equal to mv square by r। if the car turns at a correct speed of itna, the force by the road on the car is greater than mg as well as greater than mv square by r। तो फोर्स आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल की वैल्यू आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कौन सा सही है दोनों में। ठीक है, इफ दिस इज योर थीटा, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 40 km पर आवर के लिए इन्होंने बैंक किया हुआ है। ठीक है, तो इस पे 40 डाल के, रेडियस भी दिया है r और g आपको पता ही है, तो थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर mg cos ऑफ थीटा, ये होगा mg sin थीटा। सिमिलरली इसका कंपोनेंट भी कर लो, mv स्क्वायर बाई r, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, कॉस आ जाएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है, n निकालना है मैं, तो मैं n के अलॉन्ग कंपोनेंट कर दे रहा हूँ। n की वैल्यू हो जाएगी सिंपली mg cos ऑफ थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, वी हैव टू यूज tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो ये आप काइंडली इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कितना आता है आंसर। दूसरी इक्वेशन इससे क्या बनेगी, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, यही बन जाएगी। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो क्वेश्चन में हमें v की वैल्यू 40 दी हुई है, m दिया है, r दिया है और g दिया है। ठीक है,
तो tan थीटा की वैल्यू r और g के फॉर्म में निकल जाएगी। देन यू हैव टू फाइंड cos थीटा एंड sin थीटा। तो यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा, तो mv² तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, mv² तो वैसे भी नहीं आ रहा है रिलेशन में, तो ये तो गलती होगा। आपको बस ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, क्या mg से बड़ा है और क्या mv² से बड़ा है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना इसकी, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। A person applies a constant force F on a particle of mass m। constant force है डियर, ये मतलब कि इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, F का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड्स द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट हैं। अब कह रहा है कि लेकिन पार्टिकल तो सर्कल ऑफ रेडियस r पे चल रहा है, ठीक है। सपोज करो ये पार्टिकल है, इसका कुछ मोशन यूं हो रहा है, तो इस पे हर तरफ एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। सपोज करो मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर भी ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड भी है, ठीक है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और क्या ऑप्शन है, देयर आर अदर फोर्सेज, ऑब्वियसली कुछ इस पे अदर फोर्सेज आ रहे होंगे सच दैट ये कांस्टेंट स्पीड से चले, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स 0 हो जाए ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल पाए। तो इसका मतलब अदर फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और भी फोर्सेज लग रहे होंगे। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज इज mv² टुवर्ड्स द सेंटर, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए हर जगह आपको चाहिए कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स 0 हो, तो कहीं पर यही टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर ये फोर्स का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट कुछ और तरह लगेगा। तो जो नेट फोर्स रिजल्टेंट अदर फोर्सेज हैं F के अलावा, उसको भी अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करना पड़ेगा सच दैट की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट आए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हमारा। एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और हमारा सर्कुलर मोशन दी एंड। चलो बाय बाय।